जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 2 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हैं। देखो, भारत में जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में अगर आप देखोगे तो समाजवादी प्रावधान किया गया, इसमें कई सारे समाजवादी प्रावधान का उपबंध है। दूसरे अगर पार्ट में देखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो आपको उदारवादी प्रावधान भी कई सारे दिख जाएंगे। और तीसरा पार्ट अगर आप देखो तो गांधीवादी प्रावधान भी कई सारे आपको दिख जाएंगे। गांधीवादी प्रावधान में अगर आप देखोगे, जैसे आर्टिकल 40 में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की चर्चा किया गया था, तो उससे इंस्पायर्ड होकर उसके प्रोविज़न को आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया था। इसी तरह से अगर आप देखोगे आर्टिकल 48 में, तो गांधी जी ने ये भी कहा था कि हमें अपने गाय और बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो गांधी जी का स्टेटमेंट था वो आर्टिकल 48 में स्थान दिया गया। और उसी से संबंधित यहाँ पर न्यूज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गौ मांस खाना जो है मौलिक अधिकार नहीं है आपका। गाय खाना आपका मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और ये कहा है कि आर्टिकल 48 का कहीं ना कहीं यह उल्लंघन है। देखो, सुपर टेक मामले में दोषी अफसरों पे दर्ज होगी मुकदमा। इशू सबसे पहले तो सुन लो, इशू क्या है। इशू ये है कि नोएडा में एक गगनचुंबी इमारत बनी और उस इमारत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इमारत जो है नियमों के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, इसलिए इसके ऊपर के कुछ मालों को ध्वस्त किया जाए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब क्या किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उन अफसरों को गाज गिराने की कोशिश कर रही है या उन अफसरों को दंडित करने का उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है जिन अफसरों ने इस बिल्डर को परमिशन दिया कि ये इतनी मंजिला इमारत बना सके नियमों के अगेंस्ट जा करके। तो यहाँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए रेरा के बारे में जानना। रेरा क्या है? RERA। रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 में आया था और उसी 16 के तहत एक अथॉरिटी बनी थी जिसे रेरा कहा गया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। अब जो रेरा क्या करता है, इसी एक्ट के तहत रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 के तहत रेरा की स्थापना किया था। ये क्या करता है कि जितने भी खरीदार वगैरह हैं या जितने भी इन्वेस्टर हैं, बिल्डिंग जो बनता है उसमें कई सारे इन्वेस्टर होते हैं और कई सारे खरीदार होते हैं, दोनों के हितों की रक्षा करना इसका बेसिकली दायित्व है। यह कानून बिल्डरों द्वारा मकान उपलब्ध कराने में देरी के विरुद्ध कार्रवाई करने और जरूरतमंद लोगों को समय पर मकान उपलब्ध करवाने में मदद करती है। बेसिकली समझो कि रियल एस्टेट को लेकर के जितना भी रेगुलेशन होगा वो बेसिकली रेरा करती हैं। ये जो एक्ट है, ये एक्ट रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 ये सारे काम करती है रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। जितने भी बिल्डिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके खरीदार को रेगुलेट करने के लिए, उसके मालिक को रेगुलेट करने के लिए, बिल्डर को रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर को रेगुलेट करने के लिए सारे काम ये करती है। अब देखो, यहाँ पे आपकी नज़र जरूर होना चाहिए। तालिबान नेता अंखुदजादा को जो है नई सरकार का मुखिया बनाया जा सकता है, यानी उसको राष्ट्रपति बनाया जाता। अब देखो, मुल्ला बरादर को हो सकता है प्रधानमंत्री बनाया जाए। जो भी हो, इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होना चाहिए। जो भी अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उस पर आपकी नज़र होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए गरीबों को सब्सिडी संभव। तो ट्राई कोशिश कर रही है कि अधिकतम 200 रुपये तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सब्सिडी दिया जाए ताकि वो इंटरनेट का यूज कर सके। मैक्सिमम 200 रुपये तक सब्सिडी मिल सकता है। साथ ही साथ इंटरनेट की स्पीड 512 KB से बढ़ा करके 2 MB कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखो, इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार भारत नेट परियोजना लाई थी, ये भी काम किया था। तो इसके बैकग्राउंड में जाओ तो ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस संस्था का नाम है ट्राई। ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण।
यह भारत में दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक यानी टेलीकॉम को लेकर के जो भी नियम बनाएगा वो ट्राई बनाएगा। इसकी स्थापना किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997 के तहत। यानी ट्राई को एक सांविधिक निकाय आप कह सकते हैं, ट्राई को एक लीगल निकाय कर सकते हैं, ट्राई को एक स्टैट्यूटरी निकाय आप कह सकते हैं, ट्राई को एक वैधानिक निकाय कह सकते हैं, चूँकि इसका निर्माण जो है संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसा संस्था जो संसद के किसी एक्ट के माध्यम से निर्माण किया गया है उसे आप सांविधिक निकाय कहिए, उसे आप स्टैट्यूटरी बॉडी कहिए, लीगल बॉडी कहिए, सब एक ही चीज़ है। जबकि वैसी संस्था जिसका निर्माण संविधान के द्वारा किया गया उसे संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे आपको निर्वाचन आयोग। ट्राई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देखो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ दिया है उसी से संबंधित यहाँ भी न्यूज़ है। एक बार इसको भी पढ़ें। नई शिक्षा नीति को लेकर के ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, इसमें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा रेगुलेटरी नीति को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा उसके संबंध में यहाँ पे NCERT के 61वें स्थापना दिवस में हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो एक बार पढ़ सकते हैं। देखो कई विभागों ने भ्रष्ट अफसरों पे कार्रवाई की CVC की सलाह को नज़रअंदाज किया। तो CVC की जो सलाह है उसको नज़रअंदाज कर दिया है कई विभागों ने, और CVC ने सलाह दिया था कि 42 ऐसे मामले हैं जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अधिक आपके लिए ये संस्था है CVC। कई बार क्वेश्चन पूछा है UPSC में और स्टेट PCS में भी। CVC मतलब क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। CVC जो है भ्रष्टाचार के रोकने हेतु देश की एक प्रमुख संस्थान है। CVC भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश की एक प्रमुख संस्थान है। केंद्रीय सतर्कता मामले में केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करती है, या सतर्कता मामले में जो है या भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार को मार्गदर्शन देने का काम करती है। इसकी स्थापना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है 1963 में एक समिति बनी थी, के संथानम समिति। इसी की सिफारिश पे फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था। 1963 में समिति बनी थी के संथानम समिति, और इसी के संथानम समिति के सिफारिश के आधार पर CBI की भी स्थापना किया गया था। तो दोनों संस्थान की स्थापना इसी के संथानम समिति के आधार पर किया गया या इनके सिफारिश के आधार पर किया गया था। इनिशियली जो CVC बनी थी तो CVC एक तरह से कार्यपालिका आदेश से बनी थी। जैसे नीति आयोग की स्थापना एक कार्यपालिका आदेश से हुआ, तो ना तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था और ना ही सांविधिक संस्था। उसी तरह से CBI जो है, CBI भी कार्यपालिका आदेश पे गठित हुई थी। तो CBI में ना तो संवैधानिक संस्था ना ही सांविधिक संस्था। तो इनिशियली CVC भी जो है एक कार्यपालिका आदेश पे बनी थी, ना तो संवैधानिक संस्था थी और ये ना ही सांविधिक संस्था थी। 2003 में क्या किया गया है कि संसद से एक एक्ट पारित किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पारित किया गया था 2003 में, और 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये जो संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो ना तो संवैधानिक संस्था थी ना सांविधिक संस्था थी, 2003 में इसे सांविधिक संस्था बना दिया गया। तो कई सारे बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो ना तो वो ना सांविधिक संस्था नहीं थी, लेकिन बाद में उसको सांविधिक संस्था बना दिया गया। तो आप उसका आंसर देंगे CVC। इसमें एक चेयरमैन होता है और अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। अधिकतम 2 सदस्य का मतलब होता है कि एक चेयरमैन तो होगा, मैक्सिमम 2 सदस्य होंगे। इसका मतलब कि 2 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और 2 से कम सदस्य भी हो सकते हैं, राइट। The Central Vigilance Commissions and Vigilance Commission shall be appointed by the President on the recommendation of committee consisting of Prime Minister, Minister of Home Affairs and the Leader of Oppositions in the House। तो 3 लोगों की समिति होती है बेसिकली। एक समिति होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, इसमें होम मिनिस्टर होते हैं और विपक्षी दल के नेता होते हैं। ये तीनों मिलकर के चुनाव करते हैं CVC का, और CVC का जो सदस्य होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं, दोनों का ये चुनाव करते हैं, और इस चुनाव के आधार पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर सकती हैं। इसे 2 आधार पे हटाया जा सकता है, या तो मिस बिहेवियर के आधार पे हो या इनकैपेसिटी के आधार पे हो। तो 2 आधार पे इसे हटाया जा सकता है, मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी।
उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सीबीएसई का। बाकी जाकर के लक्ष्मीकांत के बुक में पढ़ लेना और डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखो इस तरह का न्यूज़ क्या है ना कि अगर ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड अधिक इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई आखिर होती क्या है। एक बार इसको भी देख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में महिला अधिकारों के हनन पे राज्यों से बात करे केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार राज्यों से बात करे कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जो है वहाँ पे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, और इसको लेकर के महिला आयोग की रिपोर्ट पे चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कहा कि राज्य सरकार से बात करके इसको दूर करने का कोशिश करे केंद्र सरकार। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सबसे अधिक आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है विश्व मौसम संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 50 वर्ष में दुनिया में मौसम जनित आपदा जो होती है, जैसे मान लो बाढ़ हो गया, जैसे चक्रवात हो गया, तो मौसम जनित आपदा 5 गुना बढ़ चुकी है पिछले 50 वर्ष में। निश्चित तौर पे जब ग्लोबल वार्मिंग बारे आपको लिखना होगा, जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखना होगा, तो उसको कोट एंड कोट इसको कर सकते हैं कि विश्व मौसम संस्थान के अनुसार पिछले 50 वर्ष में मौसम जनित आपदाएं 5 गुना बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट है, ये फैक्ट है। तो इसी तरह का पॉइंट, कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाए या कुछ रिपोर्ट का पॉइंट मिल जाए, कुछ डाटा मिल जाए, यूनाइटेड नेशन वगैरह का डाटा मिल जाए, तो उसको जाकर के पॉइंट आप कहीं लिख लेना, या जलवायु परिवर्तन जो टॉपिक आपने बनाया होगा, जो नोट्स बनाया होगा, उसमें जाकर के ये पॉइंट बस लिख देना। और ये पॉइंट लिखने से क्या होगा कि आपका एग्जाम मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इन्हेंस्ड हो जाएगा। इस्कॉन भारतीय मूल्यों का ब्रांड एम्बेसडर। देखो बीपीएससी ने आई थिंक 66 बीपीएससी या 65 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। मध्य प्रदेश की राजमाता विजय सिंधिया, उनके 100वें जयंती के अवसर पे केंद्र सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह से हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे कि कल क्या हुआ है कि इस्कॉन के जो फाउंडर रहे थे, संस्थापक थे, सील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 125 रुपये का सिक्का जारी किया है इनके सम्मान में। याद रख लेना, इस्कॉन के जो फाउंडर रहे थे, संस्थापक थे, सील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो इसको जरूर एक बार पढ़ें। अलकायदा और आईएस है भारत की चिंता। भारत की चिंता तालिबान नहीं है, भारत की चिंता है कि तालिबान के सत्ता में काबिज हो जाने के बाद ये संस्था जो है को तालिबान मदद कर सकता है। एक तो यह चिंता है। भारत की दूसरी चिंता यह है कि तालिबान जिस तरह से काबिज हुआ है हथियार के दम पे, उससे क्या होगा कि आतंकवादी जो है, भारत में भी कई सारे आपको आतंकवादी लोग मिल जाएंगे, खास करके केरला वगैरह में, या आईएस का बहुत सारा नेटवर्क इंडिया में भी है। कई सारे केरला के लोग, बच्चे गए थे आईएस रिक्रूट करने के लिए, वो लोग सीरिया गए थे। तो ये जो आतंकवादी मानसिकता या जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इसकी मनोवृत्ति जो है बढ़ जाएगी। तो ये भारत के लिए चिंता का सबब है। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना। देखो अमेरिका ने कहा है कि हम आईएस खुरासान जो है उस पर हम हमला करते रहेंगे, भले ही हम अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, लेकिन ड्रोन अटैक हम करते रहेंगे। जब भी हमें लगेगा हम ड्रोन अटैक करेंगे अफगानिस्तान पे। तो ये अमेरिका ने स्पष्ट तौर पे कहा है। तालिबान को समर्थन दे रहा और सहायता दे रहा पाकिस्तान। तो ये हामिद अशरफ गनी है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं अभी तक, हालांकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आप इसी को कह सकते हैं। तो ये जो है, इन्होंने कहा है जो बाइडेन को कि पाकिस्तान समर्थन कर रहा है तालिबान को और सहायता दे रहा है। इन्होंने हार्ट ऑफ एशिया समिट हुआ था तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट में इन्होंने खुल के कहा था, और वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बैठे हुए थे। इन्होंने खुल के कहा था कि पाकिस्तान ने जो है अपने 10,000 लड़ाकों को, 10,000 आतंकवादियों को भेज दिया है तालिबान की मदद करने के लिए।
और निश्चित तौर पे जिस तरह से तालिबान कब्जा किया अफगानिस्तान पर, उसमें पाकिस्तान की भूमिका से कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखो सवाल ये होता है ना, मुझे भी कभी कभी अफसोस होता है कि सवाल ये होता है कि जब पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका है तो अमेरिका पाकिस्तान पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा, या यूरोपीय देश पाकिस्तान पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हालांकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान भले ही है, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान को बहुत बड़े एक्शन लेने की आवश्यकता है वर्तमान में, पश्चिमी देशों को और अमेरिका को। जीएसटी कलेक्शन में 30% का बड़ा उछाल, सुधार के संकेत। तो जीएसटी कलेक्शन जो अगस्त महीने का हुआ है 1.12 लाख करोड़ रुपए हुआ है, निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। देखो जीएसटी भारत में 101 संविधान संशोधन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, और जीएसटी काउंसिल जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 279A क्लॉज 1 में जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन किया गया है, इसलिए जीएसटी काउंसिल को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। अब देखो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि अप्रैल 2021 में अप्रैल 2021 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन मिला है। तो इसलिए ये डाटा याद होना चाहिए, 1.41 लाख करोड़ है जो अप्रैल 2021 में अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन मिला है। और अगस्त महीने में 1.12 लाख करोड़ हुआ है। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तब सरकार ने अंदेशा जाहिर किया था कि हमें प्रत्येक महीना जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस होगा। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए अच्छा कदम है, भारत ने जो टारगेट फिक्स किया उसको क्रॉस कर रहा है। अब देखो ये इंडेक्स का लगातार हम चर्चा किए हैं, पीएमआई इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इस इंडेक्स का मतलब एक बात समझ लो इस इंडेक्स में कि ये इंडेक्स जो है अगर 50 से अधिक 50 पॉइंट से अधिक जितना होगा उतना ही अच्छा है। सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, दोनों में ये जारी करता है। विनिर्माण और सेवा दोनों में जारी करता है। दोनों में 50 से जितना अच्छा हो इसका मतलब इकोनॉमिक हमारा उतना ही अच्छा हो रहा है, और दोनों में 50 से जितना कम हो इसका मतलब इकोनॉमिक उतना ही खराब जा रहा है। तो ये जो इंडेक्स है, एक बस डाटा मैं आपको दे देता हूँ। अक्टूबर 2020 में 58.9 जो है पीएमआई इंडेक्स का मैन्युफैक्चरिंग रहा था, जो पिछले 13 वर्ष में सर्वाधिक था। तो मैं डाटा इसलिए बता रहा हूँ और मंथ के साथ बता रहा हूँ, डेट के साथ बता रहा हूँ। अक्टूबर 2020 में पीएमआई इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 58.9 था, जो 13 वर्ष में सर्वाधिक था। तो हो सकता है स्टेट पीसीएस वगैरह यहीं से क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि पीएमआई इंडेक्स हाईएस्ट कितना गया है पिछले एक डेकेड में। तो 58.9 गया है, कब गया है? अक्टूबर 2020 में। बाकी इसको पढ़ लेना। पीएमआई इंडेक्स जो है अभी 52.3 था, अभी 52.3 रहा है अगस्त में, और इससे पहले जो था 55.3 था। अब देखो 55.3 यानी 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा है तो ये जो है ये, और ये जो है 52.2, तो 50 से जितना नज़दीक होगा इसका मतलब उतना ख़राब है, 50 से जितना दूर होगा इसका मतलब उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस हुआ। तो जुलाई से ख़राब परफॉर्मेंस हुआ था आपको अगस्त में, राइट। अब देखो अटल पेंशन योजना के अंशधारक की संख्या 3.3 करोड़ पार हुआ, यानी 330 लाख पार कर चुका। आजकल क्या हो रहा है कि कई सारी योजना का डायरेक्टली आपको डेट पूछ रहा है, किस डेट को इसकी शुरुआत किया गया था। जैसे क्वेश्चन कुछ दिन पहले आया था, मैं देख रहा था 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो एग्जैक्ट डेट पूछ दिया था। तो अटल पेंशन योजना भी भारत की जो है महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, चूंकि भारत में अगर आप देखोगे तो 92% लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो असंगठित क्षेत्र में लोगों को पेंशन दिलाने के लिए ये योजना लाया गया था। इसमें जो है न्यूनतम 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 25 अगस्त 2021 तक 3.30 यानी 330 लाख लोग इसमें दायरे में आ चुके हैं, 25 अगस्त 2021 तक। अब देखो इसमें क्या है कि आप जैसे मान लेते हैं कि 40 साल आपकी एज है, आपने पैसा देना शुरू किया, प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ आपको पैसा जाएगा, कटेगा।
और 60 साल की जब आपकी आयु होगी उसके बाद आपको प्रत्येक महीने 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक मिलेगा जब तक आप जिंदा होंगे। और इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 18 से 40 साल एज याद रख लेना, इस बीच में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 साल जैसे आपको क्रॉस होगा तो 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक आपको पेंशन प्रत्येक महीना मिलेगा। देखो ये जो है भारत अमेरिका के साझेदारी बढ़ाने में स्टार्टअप का विशेष योगदान समझो। ये जो है राजदूत हैं तरनजीत सिंह, ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। तो वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है, तो तरनजीत सिंह। एडिटोरियल सेक्शन में बस ये एडिटोरियल आज का इंपॉर्टेंट है, इस एडिटोरियल को जरूर पढ़ें। इसके एक पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर कर दूंगा। ये वाला जो पार्ट है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, और बिजली सेक्टर का भारत में क्या क्या समस्या है उसको लेकर के पूरा डाटा के साथ मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसको पढ़ना आप लोग, ये जो एडिटोरियल दिया हुआ है इसमें पढ़ना, इसमें कुछ डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट कर सकते हैं आप लोग। जैसे बिजली सेक्टर में जब आप जाओगे तो बिजली सेक्टर में जो है 2019-20 में डिस्कॉम का जो 19-20 में जो है 61,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ आपको बिजली सेक्टर में भारत सरकार को, और डिस्कॉम पे कुल ऋण जो है 3.84 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो बिजली सेक्टर हमारे देश में घाटा में चल रही है, 61,000 करोड़ रुपया 19-20 में घाटा हुआ, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ा अच्छा और डाटा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भारत में 1100 किलोवाट होती है, 1100 किलोवाट होती है प्रति व्यक्ति, जबकि विश्व में ये 2500 किलोवाट होता है प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत, यानी विद्युत की खपत भारत में कम है। और साथ ही साथ विद्युत के सेक्टर में क्या समस्या है उसके बारे में भी दिया हुआ। लेकिन मैं आपके साथ ये न्यूज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी कदम, तो इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जो प्राकृतिक स्रोत से एनर्जी क्रिएट किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा से हम एनर्जी क्रिएट किए, भूतापीय ऊर्जा से किए, पवन से किए, ज्वार से किए, जल से किए, बायोमास से किए, तो इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। वैसा एनर्जी जो कभी समाप्त नहीं हो, सूरज कभी समाप्त नहीं होने वाला, तो उससे जो एनर्जी मिलेगा उसी को रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। अब देखो हमारे यहाँ जो हमने जो टारगेट फिक्स किया रिन्यूएबल एनर्जी का, पेरिस समझौता में जो टारगेट हमने तय किया था वो क्या था, 175 गीगावाट का। 175 गीगावाट हमें 2022 तक जो है हम अचीव करेंगे। 2015 में ये टारगेट हमने तय किया था, जिसमें 100 गीगावाट हम सौर से करेंगे, 50-60 गीगावाट हम पवन से करेंगे, 10 गीगावाट हम बायो पावर से करेंगे, बायोमास से करेंगे, और 5 गीगावाट जो है हम छोटे पनविद्युत परियोजना से करेंगे। तो अभी तक कितना हुआ, और साथ ही साथ 2030 तक जो नया टारगेट इधर फिक्स किया गया सरकार के द्वारा पिछले वर्ष कि 2030 तक हम 450 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखो टारगेट क्या है, 175 गीगावाट कब का, 2022 का, और 450 गीगावाट कब का, 2030 तक का। रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा ये टारगेट है। जून 2021 तक का जो डाटा है कि हम अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी 97 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुल गैर जीवाश्म ईंधन जो है 150 गीगावाट हो चुकी है, जो हमारी कुल ऊर्जा का 39% है। तो अब आप पूछोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी 97 गीगावाट है, गैर जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा, यानी डीजल उसमें यूज़ नहीं हो रहा है, कोयला यूज़ नहीं हो रहा, तो गैर जीवाश्म ईंधन टोटल 150 गीगावाट कैसे पहुंचा। तो देखो 97 गीगावाट जो है ये तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो रहा है कि सरकार बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को काउंट नहीं कर रही है। हालांकि कोशिश हो रही है या बात चल रही है कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को भी अब इसमें काउंट किया जाएगा। तो बड़ी जल विद्युत परियोजना जैसे मान लो भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, सतलज परियोजना हो गया, कोसी परियोजना हो गया, तो बड़ी जल विद्युत परियोजना को जो काउंट करके ये टोटल 150 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन है, यानी जीवाश्म का प्रयोग नहीं किया गया ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो बेसिक डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे जरूर देखें, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, सेहत दुरुस्त करेगा, गन्ने की खोई से बना बिस्किट। तो गन्ने की खोई से नया बिस्किट बन रहा है,
जो आपकी इम्यूनिटी की डेवलप करेगा। तो सबसे पहले तो ये जानो कि गन्ना संस्थान जो है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो कानपुर में है। वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने उसके साथ आपके साथ डिस्कस कर दिया है। कोई आपको न्यूज़ समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शामिल कर लूँगा आपके टॉपिक को, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो के साथ मैं आपके डॉट को क्लियर करता चलूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच।